जो सेशन है वो क्यों है? एडमिशन के बाद या एडमिशन से पहले की सोच के जो डेफिनेशन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाता है। सोच के बीच जो गैप है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करता है इंडक्शन। जब कभी रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का एसोसिएट, कोऑर्डिनेटर या कोई पेरेंट्स या किसी प्रकार का कोई एक वेलविशर जो भी बच्चा रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पहली बार एसोसिएट बनकर या शायद कोऑर्डिनेटर बनकर या रोजमाइन का वेलविशर बनकर पहली बार वो किसी गांव के किनारे पे बने हुए एक घर को नॉक करता है और इस पैगाम को पहुंचाता है कि शिक्षा जीरो कॉस्ट पे आप तक पहुंचाने का एक मिशन है, संकल्प है रोजमाइन। जब ये पैगाम उस तक पहुंचता है तो पहला ये बात कि वो असंभव लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये कैसे हो सकता है, कोई क्यों करेगा, इसमें उनका क्या फायदा है। कई हजार क्वेश्चंस के साथ वो बच्चा वहीं रुक जाता है। लेकिन आप उन खुशनसीब बच्चों में से, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिडिक्शन पे कोई भरोसा नहीं किया। आप उनकी बात सुने और उसके बाद आपने ये फैसला किया कि सच है या झूठ है, इसको देखने आप खुद रोजमाइन की ऑफिस आए और उसके बाद आप काउंसलिंग में शामिल हुए। आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया, आपने YouTube पे वीडियोस देखी, आपने Facebook पे इसकी जानकारी ली, गूगल से इसको सर्च किया और हजारों तरह की चीजों को करने के बाद आप एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हुए। जब आप एडमिशन लेटर लेकर कॉलेज का घर पहुंचे तो भी कई लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि आपको ये जो लेटर मिला हो अगले साल फीस वसूली जाएगी। ये लोग एक साल मदद करेंगे, दूसरे साल नहीं करेंगे। जबकि आपके लेटर में पॉइंट नंबर 4 में क्लियर मेंशन किया गया कि द कैंडिडेट विल हैव टू पे ओनली हॉस्टल फीस फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स and examination charges. The candidate will not have to pay their tuition fees for their entire duration of the course. ये साफ लिखा हुआ था। बावजूद इसके कुछ गांव के लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की। एडमिशन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद इंडक्शन की प्रक्रिया इस बात के सारे सवालों का जवाब है कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मुहिम को कोई आंधी, कोई तूफान नहीं रोक सकता। कोई शिक्षा माफिया इसे कामयाब नहीं होगा रोकने में। इसका साफ कारण है कि हम लोग बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद, काउंसलिंग के बाद, एडमिशन के बाद इंडक्शन करके भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के और उन सारे देश के इंस्टीट्यूशन में जहां बच्चों के नामांकन हुए। लेकिन चूंकि आज इंडक्शन भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, जो पंजाब के टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, AICTE से अप्रूव्ड है, बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और 65 एकड़ के कैंपस में पिछले कई वर्षों से रोजमाइन के कैंडिडेट्स वहां पढ़ रहे हैं। वहां से हमने उनके एक कॉलेज के बहुत पुराने जिम्मेदार सदस्य को और दूसरे सदस्य को, 2 लोगों को कॉलेज से लेटर देकर बुलाया
ये क्यों बुलाया? ताकि वो माफिया देख पाए, सिर्फ आप नहीं, वो लोग देख पाए कि ये प्रक्रिया सच्ची थी, सच्ची है, और इस प्रक्रिया को इस तरह पूरा किया गया कि आपके सामने, कॉलेज के सामने एक दूसरे को बिठाकर ये बताया जा रहा है कि भाई हमने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1000 रुपए की रकम आपसे ली, और जो रकम आपने कॉलेज के नाम जमा की, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, उसकी रसीद आपको काट के दी गई। वो रसीद भी साहब को दिखा लीजिए और उसको वेरीफाई करा लीजिए कि वो रसीद के सारे अमाउंट की प्राप्ति कॉलेज में हुई कि नहीं। इससे ज्यादा सच का तरीका नहीं अपनाया जा सकता। एक तरफ कॉलेज, दूसरे तरफ बच्चा, एक तरफ कॉलेज का पदाधिकारी और दूसरे तरफ बच्चों के सवाल खुद आपस में इस बात की गवाही देते हैं कि हम हर कॉलेज का इंडक्शन करके बच्चों को पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कॉलेज में पहुंचा रहे हैं। कॉलेज के कुछ घटिया दर्जे के कॉलेज के कुछ चेयरमैन ने, जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, जिन कॉलेजों के हालात अच्छे नहीं हैं, जिनके सीटें नहीं भरती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव घटिया कॉलेजेस के मालिकों ने रोजमाइन के प्रोग्राम को कॉपी करने का एक तरीका निकाला। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन घटिया कॉलेज के चेयरमैन का, उन घटिया लोगों का, लेकिन वो मुझे सुनकर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया? आप जाके बताइए देश के बच्चों को कि उन्होंने रोजमाइन के प्रोग्राम को कॉपी करने का एक झूठा तरीका अपनाया। वो तरीका ये था कि अगर रोजमाइन के बच्चों की हॉस्टल फीस 60,000 है और एग्जामिनेशन फीस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट है, तो उन्होंने बच्चों को कहा कि हम 40,000 रुपए में आपका नामांकन पूरा कर देंगे। रोजमाइन तो 60,000 की हॉस्टल फीस को गया, लेकिन उनके लेटर को जब मैंने पढ़ा, जब बच्चों ने उनके रिकॉर्डिंग में को मुझे भेजा, तो आप सब बहुत खुशनसीब बच्चे हैं कि ऐसे किसी घटिया कॉलेज का आप हिस्सा नहीं बने। उन लोगों ने क्लाउज डाला लेटर में कि जो ओबीसी के बच्चे होंगे बिहार के, जो SC ST के बच्चे होंगे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उनकी आ रही स्कॉलरशिप वो लोग खा जाएंगे, रख लेंगे। तो उन्होंने स्कॉलरशिप क्या दी? वो झूठे लोग जो बड़े बड़े चेहरों के नाम पर स्कॉलरशिप का व्यापार करते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप क्या दी? 60,000 बच्चे से हॉस्टल ले ली और उसकी आ रही 60,000 रुपया जो ओबीसी की आनी थी, जो SC ST की आनी थी, उन्होंने उसको दबा लिया, रख लिया। तो 1,20,000 रुपए हो गए जो सरकार से आई, उसको निगल गए, और जो इन्होंने बच्चों से लेना था वो ले लिया। उनको जाकर कहिए घटिया दर्जे के कॉलेज के मालिकों, रोजमाइन का प्रोग्राम ये नहीं है। रोजमाइन का प्रोग्राम ये है कि हॉस्टल फीस और एग्जामिनेशन फीस के बाद अगर कोई बच्चा ओबीसी है, SC ST है, तो हम उस ओबीसी और SC ST बच्चों का स्कॉलरशिप भी बच्चे को देंगे। अगर किसी मेरे रोजमाइन के कैंडिडेट को, मेरे छात्र को जो ओबीसी है, SC ST है, अगर उसको स्कॉलरशिप आ जाती है 50,000 की, तो उसकी रकम घर से सिर्फ 10,000 रुपया लगेगी। अगर उसकी रकम 60,000 है तो यह है प्रोग्राम। तो मैं देश के उन हर छात्र छात्राओं से और आपके माध्यम से उन अभिभावकों को सूचना देना चाहता हूं कि जब भी कोई कॉलेज ऐसा बात कहे तो उससे साफ लफ्जों में पूछिए पहले, एक और धोखा हो सकता है। आपकी नामांकन की प्रक्रिया को 60,000 से नीचे पूरा कर दिया गया क्योंकि उनकी नहीं चल रही थी कॉलेज, लेकिन आपको कहा गया कि अगर आप ओबीसी हैं तो बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार ओबीसी का स्कॉलरशिप देगी, SC ST का स्कॉलरशिप देगी। लेकिन जब बच्चा कॉलेज पहुंचा
और उसकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो उनके गले में फांसी का फंदा लटकाने के जैसा दर्द दिया गया उनको और कहा गया कि नहीं आई इसलिए आपको टोटल फीस देनी होगी। उनसे बॉन्ड पेपर पर लिख के लीजिए, मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उन बॉन्ड पेपर पर वो घटिया दर्जे के कॉलेज चेयरमैन लिख कर दें कि अगर स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आई तो क्या वो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बच्चों को 40,000 में पढ़ाएंगे। उन घटिया दौर दर्जे कॉलेज के चेयरमैन से पूछिए कि क्या अगर 60,000 में बच्चों को आपने दाखिला दे दिया और उस SC/ST बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई तो आप क्या करेंगे। लिखित में बच्चे मांगे, उस ऐसे किसी भी लुभावने बातों में ना फंसे। पहला संदेश मेरा ये, आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिनको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप भी नहीं आई तो आपकी फीस जो फिक्स्ड हुई वो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वही रहेगी। कॉलेज के पदाधिकारी के सामने ये बात मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं क्योंकि हमने इनसे एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, ये फीस हिल नहीं सकती। और जो रिमेनिंग फीस है, कमिटमेंट की रिमेनिंग जो फीस है, वो रिमेनिंग फीस जिसपे आपका मुआहदा मेरे साथ है, आपको सिर्फ और सिर्फ खाना रहना एग्जाम फीस देना है। रिमेनिंग फीस की जिम्मेदारी एज पर MOU रोजमाइंड की होगी। वो बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बात बहुत नोटिस में आपको देनी है। दूसरा, जो नेपाल का बच्चा है उसको बताना है कि आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी एसोसिएशन का कुछ भी नहीं सुना। नेपाल के बच्चे बहुत गौर से समझ लीजिए, भारत में 3 शिक्षा व्यवस्था है। आप नेपाल के हैं तो आपको विदेशी मानकर कुछ भारत के शिक्षा माफिया आपको ठग कर आपके साथ शिक्षा में व्यापार कर रहे हैं। हम आपको साफ साफ एक बहुत साफ नॉलेज देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप कंसल्टेंसी एसोसिएशन के थ्रू भारत में नामांकन नहीं लेंगे तो आपके नामांकन को TU की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी। उन माफियाओं से कह दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कंसल्टेंसी एसोसिएशन के मुखिया, नेपाल के मुखिया को मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको ये किसने राइट दिया कहने का कि अगर तुम्हारे एसोसिएशन के माध्यम से नहीं आएंगे भारत तो TU की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी। नेपाल के हर सदस्य को समझना होगा कि भारत में शिक्षा की 3 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में, दूसरी व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में और तीसरी व्यवस्था प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी 99% शिक्षा माफियाओं के हाथ में। रोजमाइंड संस्था और मैं पूरे दुनिया में घूम घूम कर एक बात बता रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा ना बने। हिंदुस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी व्यवस्था शिक्षा में डिग्रियों का व्यापार कर रही है। ये व्यापार 99% यूनिवर्सिटीज कर रही है। हमने हमेशा बच्चों से पूछा कि पास होने की खुशी कब है? जब फेल होने का डर हो। हिंदुस्तान की प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में सब लोग पास कर जाते हैं। 90% डिग्रियां पास के साथ पहले दिन ही होती है। तो नेपाल के उस कंसल्टेंसी एसोसिएशन के मुखिया और देश के हर छात्र को पता होना चाहिए कि TU की इक्विवेलेंसी का मामला हिंदुस्तान के केंद्र सरकार के साथ नहीं, राज्य सरकार के साथ नहीं, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ है। TU ये पूछ रही है नेपाल की कि क्या आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी TU से इक्विवेलेंट है कि नहीं, पर TU की हैसियत नहीं है। TU इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो हमारे केंद्र सरकार से पूछे
कि आप टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं, आईआईटी से पूछे कि आप टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं, अन्ना यूनिवर्सिटी से पूछे कि टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं। हमारी केंद्र सरकार की सारी इंस्टीट्यूशंस टीयू से इक्विवेलेंट है, राज्य सरकार की सारी इंस्टीट्यूशंस टीयू से इक्विवेलेंट है। तो जो नेपाल के छात्र अभी +2 पास की और 10वीं पास की, उनको सीधे सीधे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में हिस्सा बनने पर टीयू की इक्विवेलेंसी मिलेगी। किसी माफिया के कहने से घबराने की जरूरत और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एक खास बात आपको जो बतानी थी, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी का नहीं सुना, आज आप इस क्लासरूम में हैं और आपका 15 से 20 तारीख तक रिपोर्टिंग हम लोग फाइनल कर रहे हैं। 22 से डेट सर दे देंगे, जिस डेट में आप जाना है जाइए, वहां जाकर पढ़ाई शुरू कीजिए और वहां जो पहले से रोज माइंड के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप दोस्ती कीजिए। उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि रोज माइंड का सेकंड बैच आ रहा है, उनकी कोई रैगिंग नहीं होगी, उनके साथ कोई मारपीट नहीं होगा, उनके साथ किसी तरह की गलत व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जाए, किसी प्रकार के बच्चे एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार न करें। ये सारी इंस्ट्रक्शंस पुरानी बच्चों को देकर मैं पहले आ चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि कोई आपका रैगिंग करेगा। आप बिल्कुल पढ़ने चाहिए। और आज के इंडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सर से पूछिए कि क्या जो लेटर में लिखा है वो सच है, क्या जो रसीद कटी वो प्राप्त हो गई, क्या पिछले साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हमसे 4 साल तक कोई भी फीस ऐंठी नहीं जाएगी, गलत तरीके से नहीं ली जाएगी, क्या हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो 1 साल का है कि 2 साल का है, अंबर साहब के जिंदगी तक है या इनके मौत के बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हमने अपने क्लाउज ऑफ एग्रीमेंट में ये भी लिखा कि अगर मैं मर जाऊं तो एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा। इसलिए किसी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में चाहे कॉलेज का कोई पदाधिकारी दुनिया में रहे ना रहे, जिसने एग्रीमेंट किया वो रहे ना रहे, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वन साइन हो गया, वो कोर्स का बैच कंप्लीट ड्यूरेशन तक उसी एग्रीमेंट के साथ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इंडक्शन का सिर्फ ये मतलब है कि इससे ज्यादा स्वच्छ कुछ नहीं किया जा सकता कि पहले हमने वादा किया कि हम 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाएंगे, फिर हमने उसकी काउंसलिंग की, जानकारी दी, फिर कॉलेज अलॉट किया और फिर पदाधिकारी को कॉलेज से बुलाकर आपके सामने बिठा दिया कि जो कहा गया वो सत्य है। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन। थैंक यू। हर स्ट्रीम के बच्चे हैं, इसमें गलती भी हुई है। एक जो ब्रांच आने वाला था कॉलेज में वो आया ही नहीं। अब वो बच्चे को हम लोग ये कहेंगे कि अगर वो ब्रांच बदलना चाहते हैं, ऐसे ब्रांच भी बड़ा हल्का था, तो बदलना चाहें तो बदल लें, और अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो हम लोग उसी जगह पे दूसरा कॉलेज अलॉट कर देंगे। उस ब्रांच का नाम है OTT, ऑप्टीमेट्री। कौन है बच्चा? आप इस सबसे आगे हैं। एक तो मेरी ख्वाहिश रहेगी, आप रहने वाली कहाँ की हैं? दिल्ली। ऑप्टीमेट्री में मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स नहीं, ये कोर्स भाई गुरदास ने पहले अप्रूवल के लिए भेजा था लेकिन फिर लिया नहीं। तो ऑप्टीमेट्री में या तो आप कॉलेज बदल लें, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो मैं आपको कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, रीनल डायलिसिस करते हैं, और एग्रीकल्चर, इस MLT। इसमें जो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए रहेगा OTT भी है, OTT भी है। इसमें जो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स रहेगा वो रहेगा रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया। लड़कियां इसमें अच्छा करी हैं, इनके यहाँ एक एनेस्थीसिया की बच्ची टॉप में की है पूरे इलाके में। एनेस्थीसिया क्या होता है सो समझ। मैं थोड़ा सा, आप अभी कैमरा बंद कर दीजिए, मैं इनको समझा दूं कि एनेस्थीसिया क्या। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा
लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी पूरे नॉर्थ इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं। इस कॉलेज को 65 एकड़ जमीन में बनाया गया है जहां आप जा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया का गिना चुना 10 कॉलेज होगा जिसको नॉनवेज कि आप कहां जा रहे हैं और आपको ये परमिशन किसने दी जाने की। अगर लड़का है तो जा भी सकता, लेकिन लड़की है अगर वो कहती कि हम मामा के साथ जा रहे हैं तो मामा का फोटो छाप के पहले पापा से बात कराया जाएगा कि ये मामा है, ये लेके जाना चाहते हैं, आपका अप्रूवल है कि नहीं। सुरक्षा को लेके काफी सीरियस है। और ये पूरा प्रांगण 65 एकड़ में वाईफाई का एरिया है, हॉस्टल का वाईफाई का एरिया है, कॉलेज का। आपको मन लगेगा। ठंड में बहुत ठंड रहेगी, गर्मी में उतना गर्मी नहीं रहेगी, थोड़ी ठंडी जगह है। हाँ, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड है, ये भी बात है, क्योंकि पंजाब का इलाका है तो 4 डिग्री तक 3 डिग्री तक भी ठंड रहेगी, 10 डिग्री तक भी ठंड रहेगी। तो ठंडी जगह है, अच्छी जगह है और बहुत खुला वातावरण है यहाँ पर, और सिटी बहुत अच्छी है। और जो मुस्लिम्स का जो प्रॉब्लम है, जैसे मुसलमान कैंडिडेट है, उठिए तो थोड़ा खड़े होइए। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स का जो इशू है, बैठ जाइए, हलाल चिकन का, हलाल बिरयानी का। भाई होता है ना कि हमको चिकन खाना है लेकिन झटका वाला नहीं खा सकते, वो मसला यहाँ नहीं। यहाँ पर एक जगह है जो संगरूर का शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे शमा बिरयानी, फलाना, अल कबीर, अल समीर सब है, वहाँ पे जाके खाइए। लेकिन ऐसा पूरे पंजाब में नहीं है भाई। सुन गए हो ना जगले शमा बिरयानी खाने यहाँ, शमा बिरयानी जो हम लोग गए थे, जगह जगह उसका स्टॉल है, हम लोग को मिलता नहीं है था चिकन, हम लोग को भी झटका वाला चिकन नहीं खाना, हम लोग गए, खाया, बढ़िया बनाता है, करीब पल गए सब है। इसलिए आप लोग को ये सूचना दे रहे हैं कि रहने सहने के लिए बढ़िया जगह। और अब ये यही है, ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी लिखा हुआ है, यही नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। मैंने तो मैडम को कहा कि इतना बड़ा लाइब्रेरी को अगर आप बंद कर दें तो एक तो और कॉलेज बन जाए, लाइब्रेरी इतनी बड़ी। Established in 1998 under the auspices of Bhai Gurdas Technical Educational Trust, the institute has a legacy of 19 years of excellence in education and standard. यहाँ पर बॉय हॉस्टल है शायद, ये जो सामने जो दिख रहा है ये बॉय हॉस्टल है। वो जब जो ये अंदर रोड के अंत में चला गया वो बॉय हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल किधर है सर? लेफ्ट साइड पे वो, ये वाला? नहीं, उसके इसी के आगे जाइए, ये वाला, नहीं, राइट लेफ्ट साइड पे, इधर वाला? हाँ वो वाला। अच्छा, सर का कहना है कि जिसमें ब्लू बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, उसके लेफ्ट साइड में गर्ल्स हॉस्टल। और सुनिए, इसी के आगे चेयरमैन साहब का अपना घर भी अंदर है। ऐसा है कि आप ज्यादा ताम झाम इधर उधर नहीं कर सकते, अंदर में मैनेजमेंट खुद रहता है, इसीलिए पुलिस भी ज्यादा बाहर, और मैनेजमेंट अपने तौर से नजर भी रखते हैं बच्चों पर, तो हर बार राउंड पे निकलेंगे, देखेंगे, और खुद के अपने परिवार के लोग वार्डन हैं। और इस कॉलेज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती, जो सबसे बड़ी चीज याद रखिए, जब किसी इंसान को पहचानना हो तो उसके घर काम कर रहे लोग कितना साल रहे हैं, ये जरूरी है जानना, कितना पुराने लोग हैं। तो इस कॉलेज में ऐसे लोग भी हैं, डायरेक्टर जो है आपकी, वो पहला ईंट रखा गया था तब से आज तक वही डायरेक्टर है। तो इसका मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं होगा आपके लाइफ के साथ, जो कमिटमेंट हो गया वही कमिटमेंट है। सर लगभग आई थिंक 10 साल से, नहीं ज़्यादा हो गया, 12-15 16 साल से, 16 साल से। तो बहुत पुराने लोग जो आपको कह देंगे वही मैनेजमेंट का कहना होगा। 15-16 साल से सर वहाँ पे मौजूद, अच्छा ग्रुप है,
और हम लोगों ने एक बैच भेजा है वहाँ। हम लोगों ने तूफान भी देख लिया, अच्छा भी देख लिया वहाँ का, और बुरा भी देख लिया। बुरा भी सुना देगा? हाँ, सब बता दे रहे हैं। बुरा भी सुनना है थोड़ा सा। बुरा ये है कि इस कॉलेज में तूफान आया, क्रिकेट हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ठीक है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ, मजा आया सब पूरा देश को। हम भी देख रहे थे क्रिकेट भाई, हम भी सब देख रहे थे। चार में फोन आया हमको, सर जल्दी आइए। क्या हुआ भाई? सर यह सब कश्मीरी और बिहारी लड़ गया। ये बुरा समय है इस कॉलेज का। हम खुद गए, बहुत वायरल हुआ ये सब मामला। हम गए और सारा बिहार के बच्चा को, कश्मीर के बच्चा को बैठा के समझौता कराए कि तुम लोग भी काहे मार रहे हो भाई, बिहारी लोग मार के फोड़ दिया कश्मीर। लेकिन ऐसा करना नहीं है। पुलिस आया, सबको बचाए, सबको ठीक किए, लेकिन काहे मारा? तो जिंदाबाद कर रहा था वो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मारे क्या, ठीक है किया, लेकिन मार के फिर, लेकिन मारपीट करना नहीं है। अब पाकिस्तान का मैच ना है सर, अभी कोई वर्ल्ड कप ना है। कब है? 28 अगस्त। तू लोग वही बातें जाना। 28 अगस्त के बाद रिपोर्ट होगा फाइनल। जब जाता है पहले दोनों पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, वहाँ कश्मीरी बच्चा सब रहता है, आपस में लड़ते हैं। ठीक है, यही बस बुरा हम देखा, और तो कुछ बुरा दिखा नहीं। लीजिए सर, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। वैसे तो सर ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। और मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है, और मैं जैसे अभी बात हो रही थी 2006 से वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बिहार से, और अब तो क्योंकि इंटरनेशनल कैंपस है, नाइजीरिया, भूटान, नेपाल, बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे हैं, और हमारे पंजाब के तो नहीं हैं, और इंडिया के मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं सभी से बच्चों को अब तक मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, मैंने कई बार सर से ये डिस्कस किया, हमारे कैंपस में भी आए थे तब भी ये डिस्कस हुआ, कि जो एक अच्छे संस्कार होते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा यदि मिलते हैं तो वो बिहार के बच्चों में। कभी जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, कभी मुझे अगर मिल जाते हैं तो पाँव छुएंगे, बिना पाँव छुए नहीं निकलेंगे। इवन के बिहार में तो लड़कियों का भी ये ट्रेंड है, वो भी पाँव छू लेती हैं, लेकिन हमारे पंजाब में ये है कि हम लड़कियों से पाँव नहीं छुआते। तो जनरली हम बच्चों को, लड़कियों को बोले बेटा आप मत हमारे पाँव छुओ, हम लड़कियों से पाँव नहीं छुआते। जो लड़के हैं, और जैसा सर ने बताया कि हमारा जो कैंपस है वो पढ़ाई के मामले में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये बात जो है पेरेंट्स को तो अच्छी लगेगी, जो गार्जियन लोग हैं उनको ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन बच्चों को कई बार लगता है कि हमारे ऊपर सख्ती है, हॉस्टल में नहीं बैठने दे रहे। जब क्लास शुरू हो गया है तो तुरंत आके टीचर आता है या गार्ड भेजा जाता है या वार्डन है, उनको बोलते चलिए भाई क्लास में चलिए। हमारे कैंपस में 3-4 कैंटीन्स हैं, वहाँ से बच्चे उनको उठाया जाता है कि चलिए क्लास में। और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई है, मस्ती के टाइम में मस्ती भी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आपके पास 4 साल हैं, 3 साल है किसी का कोर्स, कोई 4 साल का ड्यूरेशन है। आप 4 साल मेहनत कर लो और सारी उम्र, पूरी ज़िंदगी आप ऐश करो, और या फिर आप 4 साल या 3 साल ऐश कर लो और फिर पूरी ज़िंदगी धके लो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही बात। तो मैं
यहाँ पे मेरे बहुत ही आदरणीय हैं अभय संबर जी, बहुत मिशनरी, बहुत बड़े मिशनरी हैं, विजनरी हैं, और ऐसी सोच जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, और हम खुद लकी समझते हैं अपने आप को कि हम थोड़ा बहुत जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनके इस मिशन में, इनके साथ हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उन बच्चों के साथ पढ़ने जा रहे हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है नहीं? तो आप उस जो हमारे कैंपस की फीस है कहीं ज़्यादा है जो जनरल बच्चे हमारे पास पढ़ रहा है, लेकिन रोजमाइन ट्रस्ट जो इनका संकल्प प्रोग्राम है, इसके अंडर आप लोगों को, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी मदद आप लोगों की कर रहे हैं। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि रोजमाइन ट्रस्ट की ओर से जो भी कहीं से भी आपको कोई नेगेटिव बात मिल रही है, कोई भ्रांतियाँ मिल रही हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत सुनिए। हमारे पास आएंगे आप, जो इन्होंने बताया है 19 बताया तो 21 मिलेगा, और आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे कि आप जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और आप शान से पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं है कि ये रोजमाइन का बच्चा है, आप बेटा ऐसे करिए, आप नीचे बैठ जाइए, जो फीस दे रहा है उनके लिए टेबल लगा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। आप उन्हीं बच्चों के साथ उसी फैसिलिटी के साथ पढ़ेंगे जो नॉर्मल बच्चा जो पेइंग कैपेसिटी वाला है वो पढ़ेगा। और आपको एक लास्ट बात कह के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी ऐसी मदद कर जाते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है, पूरा का पूरा जो परिवार का माहौल है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप किसी बुलंदी पे पहुंच जाएं अपनी मेहनत के बूते, तो कम से कम ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने आपकी मदद की और आपको इस काबिल बनाया। तो ऑलवेज आपको थैंकफुल रहना चाहिए मिस्टर अभय संबर जी का और इनकी संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और कोई सवाल जवाब का जो सेशन है उसमें आप लोग ज़रूर, एक सवाल बच्चे ने आज सुबह पूछा है, पहले जवाब उसका दे देते हैं। हम लोग ने लिख के भी रखा है कि सवाल में ये बच्चों ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड योजना एंड रोजमाइन मिशन सर। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था नेपाल कंसल्टेंसी एसोसिएशन के बारे में और उनके क्राइम के बारे में, मैं क्रेडिट कार्ड योजना को क्राइम तो नहीं मानता, लेकिन क्रेडिट कार्ड योजना के को जिस तरह से समाज में पेश किया गया वो क्राइम है। क्रेडिट कार्ड योजना का कोई लेना देना रोजमाइन मिशन संकल्प के साथ नहीं। हम सख्त खिलाफ हैं क्रेडिट कार्ड योजना के उस वायरल वीडियो के खिलाफ जो कट पेस्ट करके चला रहे हैं। क्रेडिट कार्ड योजना किसी एक विचारधारा के लिए सही हो सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड योजना बिल्कुल वहां गलत है जहां देते वक्त ये कहा गया कि ये तो फ्री है, ये एक छात्रवृत्ति है, ये एक स्कॉलरशिप है। जहां ये कहा गया कि स्कॉलरशिप है, वहां ये सरासर गलत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है उधार, वो स्कॉलरशिप नहीं। दूसरी बात, जिसको देते वक्त ये कहा गया कि इसे वापस नहीं करना है, ये एक धोखा है, फरेब है, जाल है। अभी हिंदुस्तान पेपर के कुछ दिन पहले फ्रंट पेज पे छपा कि एक छात्र बिहार का जिसने क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होकर पढ़ाई करी, 2017 के बैच का बच्चा, वो इंतकाल कर गया, डेथ कर गया, मर गया। उसके मरने के बाद उसके पिता ने गुहार लगाई कि उनके पास बैंक के लेटर्स आ रहे हैं, जो बच्चा ही दुनिया में नहीं। जब उस बच्चे को राहत देने के लिए पेपर तक पहुंचना पड़ा,
तो वो सारे लोग याद रखें कि जो क्रेडिट कार्ड इस नियत से ले रहे हैं कि उसे वापस नहीं करना है, उनको मेरा ये पैगाम है कि वो किसी फरेब का हिस्सा है, वो किसी झूठ का हिस्सा है, वो फंस चुके हैं। क्रेडिट कार्ड सूद समेत वापस करना पड़ेगा पढ़ाई के बाद। और रोजमाइन मिशन संकल्प एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें हम एमओयू में ही पहले करें कि इट्स नॉट अ लोन, इट्स नॉट अ मॉर्गेज। तो पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस में ये पूछा बच्चे ने कि कहा ये जा रहा है कि अगर कहा यह जा रहा है कि अगर आप नौकरी लगेगी तो वापस करेंगे और अगर नौकरी न लगेगी तो वापस नहीं करेंगे। देते वक्त एक बात और परोसी जा रही है कि ये क्रेडिट कार्ड योजना का जो मिशन है, जो संकल्प है, वो ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड से आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी तो वापस करेंगे, नौकरी न लगेगी तो वापस नहीं करेंगे। ये भी एक सरासर झूठ है, फरेब है, ये धोखा है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, पूरे टर्म्स कंडीशन के फॉर्म पर कहीं नहीं लिखा हुआ। ये झूठ फैलाया गया बच्चों को। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या है, क्या नौकरी लगेगी तो ही वापस करना है? मैंने जवाब दिया, मैं एक सवाल पूछता हूं, हर सवाल का जवाब नहीं, कुछ सवालों का सवाल होता है। ये सब आप अपने लोगों को बताइए। मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा जिसने इंजीनियरिंग किया उसकी नौकरी में लगी, उसके बाद 2 साल इंतजार किया, उसने नौकरी की तैयारी की, कोशिशें की, मिन्नतें की, नहीं हुई नौकरी। फिर उसके फादर ने उसको बोला कि अब आप कुछ काम शुरू कीजिए। उसने भैंस का तबेला खोल लिया। उसके पास काफी खेती थी, उसने खेती शुरू की। उसने मछली पालन शुरू किया, उसने आम के बागीचे लगाए और उसके बाद कुछ सालों में ही उसके पास कुछ पैसे आए। कुछ पैसे जब उसके पास आए तो उसने बैंक में उन पैसों को जमा करने की कोशिश की और पहले बैंक अकाउंट खोला, आधार कार्ड सबमिट किया, उसके बाद आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड बनाया, उसके बाद एक बैंक अकाउंट खोला। खोलते ही जैसे ही उसने 1 लाख रुपया 50,000 रुपया उसमें डाला, 2 दिन बाद उसके मैसेज आए मोबाइल पे कि आपका पैसा 40,000 45,000 कट गया। जिसने अकाउंट में पैसे डाले थे वो नया एंटरप्रेन्योर दौड़कर बैंक पहुंचा। उसने कहा सर मेरे कुछ पैसे कट गए। बैंक मैनेजर ने बड़े प्यार से उसको बिठाया और चाय पिलाकर पूछा क्या आपने कोई लोन लिया था? बच्चे ने कहा लिया तो था, क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं लगी साहब, मैं तो भैंस के तबेले से दूध बेचकर पैसा कमाकर ही बैंक में डाला है मैंने। तो मैनेजर ने कहा कि भाई साहब पैसे का कोई रंग नहीं होता, पैसे में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये तबेले का पैसा है और ये आईटी कंपनी का पैसा। आप माशाअल्लाह कमा रहे हैं, आपने पढ़ाई क्रेडिट कार्ड से की है, आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा। ये कहानी जाकर लोगों को सुनाइए, या मुझे वो लोग कहीं पर ऐसा टर्म्स कंडीशन लिखा दिखा दें कि उसमें ये लिखा हुआ है बाउंड पे, कहीं सरकारी कागज है या सरकारी डेटा है, सरकारी कोई ऐसी चीज है सिवाय भाषण के। एक जगह भाषण है, वो भी कहीं मुझे पूरा नहीं मिला, इसलिए मैं उस भाषण पे इतना ही कमेंट करूंगा कि जो भाषण है उसमें ये कहा गया, लेकिन वो भाषण भी पूरा नहीं है। किस संदर्भ में कहा गया, उसके आगे क्या कहा गया, उसके पीछे क्या था, वो मैं नहीं जानता, इसलिए उस भाषण पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाषण डॉक्यूमेंट नहीं है, भाषण डॉक्यूमेंट नहीं है, भाषण स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट में, क्योंकि जो कागज आपने उस भाषण के बाद साइन किए हैं उसमें साफ मेंशन है कि ये इंटरेस्ट के साथ वापस करने को मैं अपनी मर्जी से पूरे होशो-हवास में साइन कर रहा हूं। भाषण कब था, आपका एग्रीमेंट कब है, ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड के छात्र हैं तो इस नियत से क्रेडिट कार्ड लें कि मुझे सरकार के तौर से गारंटी दे करके सरकार ने अपनी मदद कर दी कि आपको लोन मिल गया, बस इसे लोन समझे,
जो पहले भी मिलता था, बस उसे अब आसान तरीके में तब्दील कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड इज नॉट स्कॉलरशिप योजना, क्रेडिट कार्ड इज लोन, और एवरी कैंडिडेट विल हैव टू गिव बैक टू द गवर्नमेंट। यही है इसका जो सवाल का जवाब जो आपने सुबह मुझसे पूछा। तो अगर कोई बच्चा और कोई सवाल है, इस पर्टिकुलर योजना में आपको ये पैसे जो स्कॉलरशिप में मिले हैं खाने पीने के खर्च पर, वो किसी तरह से आपको कहीं से कमा कर वापस नहीं करने हैं। और बावजूद इसके अगर आप हमारी योजना से गए हैं पढ़ने, तो आपको ओबीसी है तो ओबीसी फाइल करना चाहिए, एससी है तो एससी फाइल करना चाहिए, एसटी है तो एसटी फाइल करना चाहिए, और अगर आप माइनॉरिटी हैं तो मोमा फाइल करना चाहिए। अगर आप ये योजना का फायदा उठा लेते हैं तो जो 60,000 की फीस है वो कम होकर के 30,000 हो सकती है प्रति वर्ष, अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं तो। अगर नहीं आती है तो आप उस नहीं आने पर मुझे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते आप, क्योंकि हमने इसमें कहीं वादा नहीं किया कि नहीं आएगी तो हम उसकी गारंटी ले लें। साफ, अगर आई तो आपकी, नहीं आई तो आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि सरकार जिस कागजात पर आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है उन्हीं कागजों के आधार पर आपको आपका हक भी देना चाहिए उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जाने से पहले हर सवाल जान लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई और सवाल? सब ठीक है? हाँ बोलिए। ड्रेस एक कलर आपको बता दिया जाएगा, उस कलर का ड्रेस आप बाहर से भी ले सकते हैं, अंदर से भी ले सकते हैं। अगर मामला लोगो का है कहीं शर्ट पर, तो लोगो लगा हुआ शर्ट तो आपको अंदर से ही लेना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है। नर्सिंग में बिल्कुल कंपलसरी है ड्रेस, लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ फंक्शंस में पहनना है, ऐसे मैंने रेगुलर तो देखा नहीं। क्या है सर इसमें? बेटा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इसके मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म छोड़, लिटरल मीनिंग क्या है? एक समान। तो एक समान कैसे रहेगा? जब एक जगह से चीज बनेगा। इसलिए हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं बाहर से भी लेंगे, आपको महंगा ही पड़ेगा। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म लेंगे, वीक में 2 दिन हम पहनने को बोलते हैं, ताकि एक जैसे दिखें सभी लोग। ऐसा ना हो अब आप कोई सिंपल कैंडिडेट जा रहा है, अब उसने सादा कपड़े पहने हैं और दूसरे ने ब्रांड वाले कपड़े पहने हैं, तो जो दूसरा बच्चा है वो कॉम्प्लेक्स में ना आए। कोई 2 दिन हफ्ते में ऐसे जब सभी एक जैसे दिखे, सभी महसूस करें कि हम एक ही कॉलेज में, एक ही कक्षा में, एक ही समान है, वही एजुकेशन हमारी है, वही यूनिफॉर्म दिखाने का मतलब ये होता है। उसमें इससे वर्ड्स की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं? ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक बात सुनिए बच्चों, आप में से जो लोग अब तक 10,000 जमा किए हुए हैं, 15,000 जमा किए हुए हैं और 20,000 जमा किए हुए हैं, खड़े हो जाइए। 10, 15 और 20, ये इतने बच्चे हैं। अब बैठ जाइए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इसमें जो 5,000 रुपए जमा किए हुए हैं? नहीं। जो ये 10, 15 और 20 के बच्चे हैं, अगर उन्होंने 10 जमा किया है तो आज वो 15,500 जमा करेंगे। लिख लीजिए, 15,500 जमा करेंगे। अगर उन्होंने 15 किया है तो 10,500 जमा करेंगे। अगर उन्होंने 20 किया है तो 20,000 जब जमा हो गया है तो 5,500 करेंगे। ये कंप्लीट रिपोर्टिंग की अमाउंट की रिसिप्ट है, जो 25,500 रुपया कट जानी चाहिए। अब आप कॉलेज पहुंचेंगे तो आप कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे कॉलेज को। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आपके लेटर में अगर 80,000 लिखा हुआ है तो आप हॉस्टल में घुसने से पहले रिसेप्शन पर 40,000 की रसीद कटा लेंगे, तब आपको हॉस्टल अलॉट होगा। एक कमरे में 3 बच्चे होंगे,
कहीं कहीं एक कमरे में 2 भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको उस दिन क्या अलॉट हुआ, उसी तरह से आपको शिफ्ट होना। तो अगर आपने 25,500 रुपया रिपोर्टिंग डेट में कंप्लीट कर दिया है तो आप कितना लेके जाएंगे? 15,000 रुपया। अगर आपने 25,500 कंप्लीट कर दिया है तो 15,000 रुपया लेकर जाएंगे, रिसेप्शन पे जमा करेंगे, हॉस्टल को अलॉट करेंगे। अगर किसी का 85,000 लिखा हुआ है तो 17,500 रुपया लेकर जाएंगे, हॉस्टल की रसीद कटवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या इसमें कुछ पूछने की बात, समझने की बात और है? ये हुआ सेमेस्टर 1 का पेमेंट। सेमेस्टर 2 का पेमेंट के लिए कभी हमको फोन नहीं आना चाहिए। जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्जाम का, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की एडमिट कार्ड से 20 दिन पहले नोटिस लग जाएगा कॉलेज में कि बिफोर एडमिट कार्ड रिसीविंग आप 40,000 जमा कर दीजिए। उसको तोड़ के नहीं देना है, वो एक मुश्त देना, वो सारे बच्चे वहां एक मुश्त देंगे। तो सेकंड कैसे पेमेंट होगा, फर्स्ट कैसे पेमेंट होगा, ये सब यहां बता दें। वहां जाके फोन नहीं। अगर आपसे जो रकम तय है उससे ज्यादा लिया जा रहा है तो उसके लिए आप कोई फोन नहीं करेंगे, आप पहले लेटर लिखेंगे, उस पे अपना गूगल पे नंबर डालेंगे और वो रिसिप्ट भेज देंगे जो आपकी ज्यादा ली गई। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मौजूद है, हेल्पलाइन नंबर है जो हमारा, उस पर आप भेजेंगे। चिट्ठी में क्या लिखेंगे? जैसे एक बच्चा पागल, उसने लिखना है, पागल कैसे लिखेगा? पागल भी लेटर लिखता है तो कैसे लिखता है? मैं बहुत परेशान हूं। अब वो मैं कौन है वो नहीं, और फोटो लगाया कुत्ता, गूगल में लिखा उसने, व्हाट्सएप में लिखा मैं बहुत परेशान हूं। ये नहीं लिखा कि कौन कॉलेज में, फोटो कुत्ते का, किस जगह, शाहरुख खान का फोटो मान लिया। आजकल होता है ना, फोटो किसी का लगा दिया, लिख रहा मैं बहुत परेशान। अरे भाई तुम कौन हो? अब हम लोग पूछ रहे हैं फोन करके, कौन हो तुम? तब वो बता रहा मैं भाई गुरदास में पढ़ता हूं। अब उससे फिर पूछना पड़ा कि भाई गुरदास में किस कोर्स में पढ़ते हो? उसने बताया एनेस्थेसिया में पढ़ते हैं। फिर हमको पूछना पड़ा किस बैच में पढ़ते हो? इससे बेहतर बेवकूफ तू लिख देता मैं राजकुमार पिता संतोष कुमार, बैच 2021 या 2022, ब्रांच एनेस्थेसिया। हम तुरंत निकाल लेते कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। लिखने के तरीके होने चाहिए, पूरी बात लिखिए, अपने बारे में सही से बताइए ताकि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। आप वहां जाके कोई समस्या आएगी तो उस पर हम लोग हर साल 2 बार मिलने आएंगे। इंतजार कीजिए थोड़ा कि आपका गार्जियन आएगा, फिर आज जाएंगे तो सबको बैठाएंगे, एक साथ मिलेंगे। तो इनको सर को बोले थोड़ा बाहर चल जाइए आप, अब फिर हम अपना परिवार से मिलेंगे अकेले में, बताना कि काका दर्द है तुमको, सुनेंगे, फिर वो दर्द लेकर के और चिट्ठी लिख के लाना, उसमें तुम्हारा नाम काट के किसका भी समस्या है। वहां बहुत डिसिप्लिन है, ब्याह दिए तो बहुत झुक के रहना है। जहां हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, बच्चियों की, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, हम वहां वैसे ही नॉर्मल व्यवहार होगा। तो उससे फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, सर से बताएंगे कि मेरे बच्चों का ये समस्या है। ठीक है, आज आप लोग सर के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सर बैठेंगे दोनों शांति से, धीरे धीरे आके जहां बैठे वहीं बैठे रहिए। आगे आने को लिए कह रहे थे आए नहीं ना, अब मत आना, तो वो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ वेरिफिकेशन करवा लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा और ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करके चिट्ठी लिख के वापस ले लेना है। आपको एक चीज वापस नहीं होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी रख लेंगे, है ना सर जी। माइग्रेशन छोड़ के अब आप जो डॉक्यूमेंट लाया है सर को दिखा दीजिए, सर एक रिसीविंग कर लेंगे। उसके बाद जो आपको लेकर वहां कॉलेज पहुंचना है उसका सर व्हाट्सएप पर आपको एक चिट्ठी भेजेंगे।
कि मिस्टर मनोज, वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स सच बिलो, यू नीड टू कम विद सच बिलो डॉक्यूमेंट्स। 10 बार मत पूछिएगा ये क्या है सर, पेन है। अब देखिए, अच्छा सर ये पेन है क्या, ये पेन है, अच्छा पेने है, तो का कलम हो जाएगा मार्कर। 4 बार पूछेगा तो सही से सुन लो, पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो जमा कर दीजिए। पॉइंट 1, खेत खलियान का तो लगना नहीं, जो डॉक्यूमेंट जमा हो गया। अब इनको क्या चाहिए, ये आपको लिखित में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, मेल में या व्हाट्सएप में। ये भेजेंगे कि मिस्टर मनोज सनोज अली, हमको तुमने ये जमा किया था, तो रिसीविंग हो गया कि हमको जमा किया, रिसीविंग हो गया। और अब ये लेके आने 2 बार। अब पूछो क्या पूछते, जैसे कि मतलब किसी का हॉस्टल फीस 60,000 बताया गया है और किसी का 70-72, मतलब ऐसे। तो जिनको 60 बताया गया है वो बोल रहे हैं कि मेरा उसमें फिर अलग से एग्जामिनेशन फी। आप एक बात सुनो, क्या हुआ सुनो। हम लोगों ने जो ऊपर आदमी बिठाया है वो अपना दिमाग लगा रहा है, होना चाहिए सबका लेटर एक जैसा। जिसका 60 है उसको देखोगे नीचे लिखा हुआ 12.5, जिसका 70 है उसका लिखा हुआ 7.5। बात क्या हो गया, जरूरत कंफ्यूजन क्या है। अरे वो क्या किया, डिवीजन को नीचे ऊपर कर दिया। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन डिवीजन को ऊपर नीचे कर दिया। पैकेज एक के है, देखो, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं। यही जवाब।